प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने अरस्तु के जो अ, राज्य का सिद्धांत था, उसके विषय में चर्चा की थी। अगले निवर्तमान वीडियो में हम अरस्तु के दास्ता के सिद्धांत व अन्य सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। अरस्तु के दास प्रथा के संबंधी विचारों से जानने से पहले हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि अरस्तु के जो समय था, अर्थात 300 ईसा पूर्व और यूनान में उस समय दास प्रथा काफी व्यापक पैमाने पे प्रचलित थी। इस कारण से अरस्तु के जो विचार है वो काफी जो उस समय की यूनान की जो अर्थव्यवस्था थी वो काफी हद तक दास प्रथा पर ही आधारित थी। इस कारण से अरस्तु के जो विचार है उसमें वे दास प्रथा को सामान्यतः न्यायोचित ठहराने का प्रयास करते हैं। अरस्तु दासता को प्राकृतिक बताते हैं और वे कहते हैं कि कुछ व्यक्ति प्रकृति से दास होते हैं। अरस्तु का जो दासता के प्रति जो दृष्टिकोण था वह प्रकार्यात्मक था, अर्थात चूंकि दासता की जो व्यवस्था है वह यूनानी समाज के लिए कई उपयोगी कार्य करती थी, इसलिए वह दासता की संस्था का समर्थन करते हैं। इसी कारण अरस्तु दासता को प्राकृतिक के साथ साथ उपयोगी भी बताते हैं। उस समय मुख्य रूप से दो प्रकार की जो दासता थी या दो प्रकार से दास बनाए जाते थे। प्रथम श्रेणी तो युद्ध बंदियों की है, दूसरी है जो सामान्य दासों की है या स्लेव्स इन जनरल जिनको कहते हैं। दासता से संबंधित अरस्तु का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से युद्ध बंदियों से संबंधित नहीं था, बल्कि ये उनके लिए था जो प्रकृति से दास थे। अब अरस्तु के अनुसार दास कौन है? अरस्तु बताता है कि प्रकृति ने दो प्रकार के व्यक्तियों की रचना की है। प्रथम तो वे जो मानसिक रूप से मजबूत है, द्वितीय वे जो शारीरिक रूप से मजबूत है। अब अरस्तु के अनुसार मालिक कौन है? व्यक्ति जो बुद्धि एवं साहस रखता हो वह मालिक है। अरस्तु भी इस प्रश्न का उत्तर इस रूप में देते हैं। और दास कौन है? दास वो है जो निर्णय नहीं ले सकते और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के परिणामों के उत्तरदायित्व को लेने का साहस नहीं रखते। कुछ लोग अपने निर्णय लेने हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपने स्वयं से संबंधित निर्णय लेने हेतु भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि दासता का कभी पूर्ण रूप से उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दासता प्राकृतिक है और कुछ लोग जन्म से ही दास प्रकृति के होते हैं। अब दासता की उपयोगिता क्या है? दासता की उपयोगिता को वो अरस्तु 3 बिंदुओं के रूप में स्पष्ट करता है। एक तो के मालिकों को क्या लाभ होता है दास रखने से, दूसरा राजनीतिक व्यवस्था को क्या लाभ होता है दास रखने से, और तीसरा के अर्थव्यवस्था के लिए दासता के क्या लाभ है। अब सर्वप्रथम मालिक के लिए उपयोगिता। चूंकि दासों के होने के कारण दिन प्रतिदिन के जो शारीरिक श्रम से संबंधित काम है उनके लिए मालिक को समय नहीं देना पड़ता, अतः वह अपने इस जो बाकी बचे हुए समय का उपयोग अपने जो व्यक्तित्व के विकास के लिए कर पाता है और जो समाज के जो अन्य बौद्धिक चिंतन संबंधित कार्य है उनको कर पाता है। साथ ही अरस्तु मालिक को यह भी सुझाव देता है कि वो दासों के साथ अच्छा व्यवहार करे। अब दासों के लिए उपयोगिता। अरस्तु दासता को स्वयं दासों की आवश्यकता बताता है, क्योंकि दासों में निर्णय निर्माण क्षमता का अभाव होता है। मास्टर इस स्थिति में होते हैं कि दासों के लिए श्रेष्ठतम निर्णय ले सके, बजाय के दास अपने आप के लिए निर्णय लें। मालिक के समूह में इस बात की संभावना रहती है कि या मालिक के साथ रहने से इस बात की संभावना रहती है कि दास भी अपने आप में जो सद्गुण है उनको विकसित कर सके। अरस्तु सुझाते हैं कि यदि दास स्वयं में तर्क, बुद्धि और साहस की क्षमता विकसित कर ले तो उसे स्वतंत्र कर देना चाहिए। अब जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको क्या लाभ है?
इससे मालिक को जो नगर राज्य के राजनीतिक मामले हैं उनमें उनको समय देने के लिए पर्याप्त अवकाश मिल जाता है। अर्थात इस कारण से जो नागरिक है, बुद्धिजीवी है, वो जो राजनीतिक मामलों को पर्याप्त समय दे पाते हैं, सुशासन से संबंधित मामलों को। अब इस व्यवस्था के आर्थिक लाभ क्या है? वे जो शारीरिक रूप से मजबूत है और अधिक कार्य कर सकते हैं, वे शारीरिक संबंधी कार्यों में नियोजित कर दिए जाते हैं और इससे उत्पादकता बढ़ती है और जो एफिशिएंसी है या जो दक्षता है अर्थव्यवस्था की, संपूर्ण रूप से उसमें सुधार होता है। अरस्तु की दास प्रथा की आलोचना या उसका समालोचना हम देख सकते हैं। मानवाधिकारों लोकतंत्र के इस युग में हम दासता को किसी भी आधार पर सही नहीं मान सकते। ये मानव गरिमा के खिलाफ है। इमानुएल कांट सुझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में साध्य है, कोई भी व्यक्ति अन्यों के लिए साधन नहीं हो सकता। Each man is an end in itself. No one ought to be the means for others. अरस्तु कुछ एक सुधार भी सुझाते हैं दास उस समय की जो दास प्रथा थी उसमें। एक तो कि दासों के साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए, उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन व्यवहार में हम सभी जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं हो सकता। अरस्तु का दासता का सिद्धांत दासता के औचित्य के बजाय शासक वर्ग के आवश्यक गुणों को समझाने हेतु अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम अरस्तु के जो नागरिकता का सिद्धांत है उस पर चर्चा कर लेते हैं। नागरिकता व्यक्ति को राज्य में प्राप्त वैध स्थिति या लीगल स्टेटस है। नागरिक के रूप में हम कुछ निश्चित अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्राप्त करते हैं। नागरिकता की प्राप्ति के संबंधित दो मूलभूत जो सिद्धांत है वो इस प्रकार है। एक तो देश में जन्म लेने से, अर्थात माता पिता भले ही विदेशी हो, परंतु यदि किसी व्यक्ति का जन्म किसी देश विशेष की सीमाओं के अंदर होता है तो वह उस देश का नागरिक हो जाता है। इसको जस्ट सॉइल सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वह है माता पिता के नागरिक होने का, चाहे विदेश माता पिता यदि किसी राज्य के नागरिक हैं और उनकी संतान का जन्म भले ही किसी दूसरे देश की सीमाओं के अंदर हुआ हो, उस संतान को उस अपने माता पिता की जो नागरिकता वाले देश की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त होती है। अरस्तु इन दोनों मूलभूत सिद्धांतों को मानता है, लेकिन एक नागरिकता हेतु एक और जो आवश्यकता है या अर्हता है उसको भी वो सुझाता है। वह है कि नगर राज्य के मामलों में सक्रिय भागीदारी, इसलिए सक्रिय नागरिकता का सिद्धांत देता है। वह नागरिकता को एक अधिकार के स्थान पे एक उत्तरदायित्व या कर्तव्य के रूप में मान्यता देता है। वह निम्न लोगों को नागरिकता से बाहर करता है। सर्वप्रथम बच्चे, चूंकि वे अवयस्क हैं और पूरी तरह से परिपक्व नहीं है मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक रूप से। महिलाएं, चूंकि वे घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती है और उनके पास जो समय नहीं है जो राज्य के मामलों की समझ विकसित करने और उनको प्रशासित करने की। बुजुर्ग, जो कि शारीरिक कारणों से अक्षम है, और दास, जो कि निर्णय निर्माण क्षमता का उनमें अभाव है। अब हम अरस्तु की जो नागरिकता का सिद्धांत है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। यह संभव है कि हम नागरिकता के संबंध में अरस्तु के संकीर्ण दृष्टिकोण, विशेषकर महिलाओं को नागरिकता से बाहर रखने के कारणों की आलोचना करें, लेकिन हमें अवश्य ही अरस्तु की इस हेतु प्रशंसा करनी चाहिए कि उसने राज्य हेतु नागरिकों के कर्तव्यों को महत्ता प्रदान की है। आधुनिक काल में हन्ना अरेंट भी नागरिक मामलों में भागीदारी की आवश्यकता को महत्ता देती है। वह अपने विचारों के संबंध में अरस्तु से प्रेरित है कि मनुष्य की सभी गतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि नागरिक मामलों में भागीदारी है। अरस्तु का जो एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है संपत्ति का सिद्धांत। प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की आलोचना के क्रम में है ये। वह संपत्ति पर
संपत्ति के संबंध में भी अरस्तु प्रकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समय की कसौटी पर अनुभूत संस्था होने के कारण संपत्ति व्यक्ति, समाज एवं राज्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। हालांकि अरस्तु निजी संपत्ति से जुड़ी कुछ बुराइयों पर भी सहमत है, जैसे कि राज्य की संपूर्ण समृद्धि कुछ एक लोगों के हाथों में संकेंद्रित होना और गरीबी का विस्तृत आकार भी राजनीतिक स्थायित्व के अनुकूल नहीं होता। इसलिए वह संपत्ति की संस्था में सुधार हेतु सुझाव देता है। वह संपत्ति की 3 प्रकार की व्यवस्थाएं बताते हैं। प्रथम है जिसमें सामूहिक स्वामित्व और सामूहिक उपयोग हो, अर्थात जो संपत्ति का साम्यवाद जिसको कह सकते हैं, कॉमन ओनरशिप एंड कॉमन यूज। सामूहिक स्वामित्व लेकिन व्यक्तिगत उपयोग, कॉमन ओनरशिप बट इंडिविजुअल यूज। और तीसरा यह है व्यक्तिगत स्वामित्व और सामूहिक उपयोग, इंडिविजुअल ओनरशिप एंड कॉमन यूज।